हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। मेरा नाम शहबाज और मैं आपको मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा इफ यू रिमेंबर, लेकिन वहां पे जो हमारा डिफरेंशिएशन था वो बहुत ही बेसिक था। उसमें लिमिट्स और फॉर्मूले डिराइव करना, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना, वो सब चीजें थी। बट 12th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव मैं आपको पहले ही बता दूं कि एज कंपेयर टू 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव आपको बहुत ही ज्यादा इजी लगने वाला है। ठीक है, हाँ हो सकता है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि आपने 11th में अगर पढ़ाई ना की हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो जाए, बट जहां पे आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, समझ लिया, फिर आपको ये पूरे चैप्टर में डिफरेंशिएशन के एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस चैप्टर का वेटेज बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड में 9 मार्क्स का है। तो अगर आप ये चैप्टर कर ले रहे हो जो कि बहुत ही इजी है, तो आपके हाथ में 9 मार्क्स फिक्स है। समझ रहे हो? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ चीजें बता दूं कि यहां पे कुल मिला के 7 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में 7 ही टॉपिक है। एक्सरसाइज के हिसाब से देखा जाए तो देयर आर 5 एक्सरसाइजेस, बट टॉपिक 7 है और सारे टॉपिक इजी है। आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है बस। और वो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, क्योंकि 11th में ज्यादातर लोग इतनी खास पढ़ाई नहीं करते हैं, तो हम लोग हाँ थोड़ा सा रिवीजन 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स का कर लेंगे डिफरेंशिएशन का, जिसमें स्पेशली हम लोग फॉर्मूले वगैरह या डिफरेंशिएशन क्या होता है वो समझ के देन वी विल प्रोसीड टू 12th स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन, ताकि आपको टॉपिक बहुत ज्यादा इजी लगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो 7 टॉपिक्स के नाम जो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक तो हम लोग हमारे इस पूरे सेशन में कवर करेंगे 11th स्टैंडर्ड का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, जिसमें मैं आपके साथ फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव का मतलब डिस्कस करूंगा, क्योंकि अक्सर यही होता है ज्यादातर क्लासेस वगैरह में या ज्यादातर टीचर्स को आपने देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कि वो लोग क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला बता दिए और फॉर्मूला आप रट लेते हो, देन क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो इतना तो यार डाइजेस्ट में भी होता ही है, जब आप कोई भी नोट्स वगैरह ले लो तो सोल्यूशन तो उसमें भी मिल जाते हैं। द थिंग इज कि आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंसेस लाइक JEE एंड CET, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट पता ही होना चाहिए, तब जाके आप उसको अप्लाई कर पाओगे, उसको यूज कर पाओगे। और ये बात अलग केस है कि अगर आपको एप्लीकेशन पता होता है तो जाहिर सी बात है आपको फिर वो चीजें पढ़ने में मजा आता है। जब पता ही नहीं कहां यूज होने वाला है तो फिर उसको पढ़ने में वो इंटरेस्ट नहीं पैदा होता जो एक एक्चुअली मैथ्स में पैदा होना चाहिए। सो 11th स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स में हम लोग वही सब कवर करेंगे कि इसका क्या यूज है, इसका मतलब क्या होता है डेरिवेटिव्स का। ठीक है, देन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज कंपोजिट फंक्शन, जो कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में है, कंपोजिट फंक्शन। इसमें सिंपल सी चीज है कि आपका जो फंक्शन के अंदर फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रहेगा, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से डेरिवेट करना है उसको, वो हम लोग सीखेंगे। देन थर्ड टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है इनवर्स या इनवर्स फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कि आपने अगर 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था 6 चैप्टर फंक्शंस मैथ्स 2 में, अगर आपने पढ़ा है तो उसमें हमने फंक्शन को इन्वर्ट किया था। इफ यू रिमेंबर देन इट्स ओके, नहीं है तो हम लोग जब इसको स्टार्ट करेंगे तो मैं एक छोटा सा रिवीजन दे दूंगा, बिकॉज इट्स माय ड्यूटी। इन्वर्स करके हम लोग फिर नए इन्वर्स जो हमको इन्वर्टेबल फंक्शंस मिलेगा उसका डेरिवेट हम इसमें करेंगे, और ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज का टॉपिक है, एक्सरसाइज 1.2 का। एक्सरसाइज 1.3 में हम लोग 2 फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें आ जाएगा लोगैरिथम या लोगैरिथमिक फंक्शन आप कह सकते हैं। ठीक है, लोगैरिथमिक फंक्शन पहले के सिलेबस में ये एक अलग चैप्टर हुआ करता था लोगैरिथम, लेकिन फिर जब अपडेट हुआ ये सिलेबस तो फिर इस लोगैरिथमिक फंक्शन को फंक्शन के अंदर मर्ज कर दिया गया, इसलिए इसकी जो थोड़ी इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी गिर जाती है। बेसिकली
इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग को कुछ लॉगरिथमिक रूल्स पढ़ने होंगे, जो मैं अभी अगर हमको टाइम मिलता है तो अभी हम लोग उसको कवर कर लेंगे बिफोर स्टार्टिंग विद डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसी के अंदर आपको एक दूसरा फंक्शन भी पढ़ना है, दैट इज इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट में कुछ खास चीज नहीं है, बस एक नॉर्मल इक्वेशन होगी और आपको एक लाइन से डिफरेंशिएट करना है। सो ये दोनों आपके एक्सरसाइज 3 के टॉपिक्स हैं। एक्सरसाइज 4 पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन में भी कुछ अलग नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि पूरे चैप्टर में हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पैरामेट्रिक फंक्शन में भी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ डेरिवेटिव निकालेंगे। बट अलग क्या होगा कि एक इक्वेशन अलग होगी, दूसरी इक्वेशन अलग होगी। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट करना है, देन दोनों को डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर, जो कि हमारे 5th एक्सरसाइज यानी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ डिफरेंशिएशन का टॉपिक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा कि आपने एक फंक्शन है, आपने उसको डिफरेंशिएट किया, जाहिर सी बात है एक फंक्शन को डेरिवेट करोगे तो आंसर में भी आपको एक नया फंक्शन मिलेगा, तो हमको क्या करना है, उस आंसर को फिर से एक और बार डिफरेंशिएट करना है, बस सिंपल सी चीज है। तो जितनी बार उसने बोला है, ज्यादातर सेकंड ऑर्डर, कि एक बार आपने डिफरेंशिएट किया, उसके बाद में जो आंसर मिला उसको फिर से आपने डिफरेंशिएट किया, बस हायर ऑर्डर आपका कंप्लीट। अब इसके बाद में एक टॉपिक और है, दैट इज nth डेरिवेटिव, लेकिन बोर्ड के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से वो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट हम लोग करेंगे बिकॉज इट्स आवर ड्यूटी, तो हम लोग वो भी कवर करेंगे। बट ये है कि इतना ज्यादा बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें नहीं आते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, सक्सेसिव एंड डेरिवेटिव उसका टॉपिक का नाम है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे ये जो 7 टॉपिक्स, ये 6 टॉपिक्स बन रहे हैं, 11 डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, इम्प्लीसिट, पैरामेट्रिक, हायर ऑर्डर, यही फंक्शन पूरा डेरिवेटिव है। और इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं करना है, बस आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बस ये पूरा चैप्टर आपको चुटकी बजाते ही आ जाएगा, बहुत इजी चैप्टर है। तो इसको छोड़ने के अगर आप लोग सोच रहे हो तो गलती से भी इसको छोड़ने की सोचो भी मत, ठीक है, क्योंकि ये 9 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग डेरिवेटिव्स या डेरिवेशंस भी कहते हैं। ठीक है, ये सवाल मेरा आपसे है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कमेंट में लिखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन, ये वर्ड आया है डिफरेंस से, तो बहुत से लोग बोल रहे होंगे डिफरेंस का मतलब सर चेंजेस, बदलाव, तो अगर आप ये बोल रहे हो तो यस आप करेक्ट हो। डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज में चेंज आना। अब देखो, एक छोटा बच्चा है, वक्त के साथ साथ वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, उसकी हाइट में, बॉडी में, उसके कैरेक्टर में, उसके बिहेवियर में बहुत से चेंजेस आते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अगर मैं सपोज करो एक पत्थर लूं और उसको पानी में मारूं तो क्या होगा, पानी में वेव्स फॉर्म होंगी और धीरे धीरे वो वेव्स बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ता चला जाएगा, सर्कल का एरिया बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सर्कल के एरिया में चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो दुनिया में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन उन सारे चेंजेस को कवर करता है। अगर आपको मेजर करना है कि किसी भी चीज में अगर चेंज आ रहा है तो कितना आ रहा है, ठीक है, उसी रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप बस स्टॉप नंबर 2 पे हो, ठीक है, आपने बस पकड़ी और सेकंड नंबर बस स्टॉप से आप पहुंच गए 8 नंबर बस स्टॉप पे, तो यस आपकी पोजीशन में चेंज आया। कितना चेंज आया, लोग बोलेंगे 6 यूनिट, तो आंसर इज करेक्ट। आपने कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल डिस्टेंस को इनिशियल डिस्टेंस से माइनस कर दिया आपने, फाइनल पॉइंट को इनिशियल पॉइंट से माइनस कर दिया, जिससे आपको रेट ऑफ चेंज मिल गया, राइट।
लेकिन अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, नंबर्स है, तो हम लोग डायरेक्टली माइनस करके निकाल सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्यों पढ़े? यस, डिफरेंशिएशन एक्चुअली आपको चेंज बताएगा फंक्शंस का। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लो मैं बहुत फेमस टीचर हूं, मान लो, और आप मुझे बहुत पसंद करते हो। आपको लग रहा है कि एग्जाम के टाइम पे अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपका जो क्वेश्चंस है, आपके जो डाउट्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, मेरा अगर डिमांड है तो मैं चार्ज भी करूंगा। ठीक है, तो मान लो मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं, मैंने आपसे कहा कि मैं आपके डाउट पर डाउट 50 रुपीज चार्ज करूंगा। ठीक है, आपके कितने डाउट हैं वो मुझे पता नहीं, सो लेट योर डाउट्स बी एक्स। ठीक है, आपके पास एक्स नंबर ऑफ डाउट है और मेरी अर्निंग जो है वो वाई है। ठीक है, जो मैं आपसे कमाऊंगा वो क्या है? वाई। वाई इज द अर्निंग। तो मेरी जो अर्निंग है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? आपके डाउट्स के ऊपर। मैंने बोला कि मैं 50 रुपीज पर डाउट चार्ज करूंगा, और अब चलो 10 रुपए की चाय अलग। ठीक है, टी इज मैंडेटरी। 50 रुपए पर डाउट एंड 10 रुपए की चाय, ये टोटल क्या होगा? मेरा अर्निंग होगी। अब आप ही लोग बताओ, अगर किसी के पास एक भी डाउट नहीं है, बस वो मुझसे मिलने आ गया, तो भी मेरी अर्निंग कितनी होगी? y is equal to 50 into 0 plus 10. Yes, obviously 50 0 0 0 plus 10 10, यानी भले वो मुझसे मिलने आ रहा है लेकिन उसे चाय तो पिलानी पड़ेगी, मैंडेटरी। अच्छा, मान लो उसने मुझसे एक डाउट पूछ लिया, ठीक है, तो मेरा कितना रुपए बन जाएगा? 50 into 1 plus 10, that is equal to 50 plus 10, यानी 60। उसी तरीके से अगर उसने मुझसे 2 डाउट पूछ लिया, सो y इज इक्वल टू 50 इंटू 2 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 110। यस और नो? अब यहां पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, y क्या है? y इज अ फंक्शन डिपेंडिंग ऑन x। y मेरी अर्निंग है जो डिपेंड कर रही है x के ऊपर, तो y को एज अ मैंने फंक्शन ले लिया जो कि डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। अब x की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं, x की वैल्यू मैंने क्या करी? चेंज करी, इंक्रीज करी। उसकी वजह से क्या हुआ? y की वैल्यू में चेंजेस आया। अगर मैं x चेंज ही ना करूं, x की वैल्यू कांस्टेंट रखूं, तो y चेंज होगा? नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे y में जो चेंज आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है? x की वजह से। अच्छा, कितना चेंज आ रहा है? सो देखो, x की वैल्यू चेंज किया तो y में कितना चेंज आया? 60 माइनस 10 50, है ना? फिर x की वैल्यू चेंज किया तो कितना चेंज आया? 60 to 110, अगेन 50 का चेंज आया। यस और नो? यही 50 क्या है आपका? रेट ऑफ चेंज। यही 50 क्या है? रेट ऑफ चेंज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। बात समझ रहे हो? अब ये, लेकिन जो मेथड मैंने यूज किया है ये बहुत ही वास्ट मेथड है। आपके पास क्या है? आपके पास शॉर्टकट है, और शॉर्टकट के नाम पे आपको कुछ फॉर्मूलेज 11 स्टैंडर्ड में दिए गए थे, जिसमें से सबसे पहला फॉर्मूला अगर मैं डिस्कस करूं तो वो है डेरिवेटिव। अच्छा, एक और चीज, डिफरेंशिएशन को डिनोट किससे करते हैं हम लोग? डी से। तो जैसा कि मैंने यहां पे बोला कि y में चेंज आ रहा है, तो इसको मैं कैसा लिखूंगा? कि डिफरेंस इन y। लेकिन y में चेंज ऐसे ही थोड़ी ना आ रहा है, y में चेंज आ रहा है x के चेंज होने की वजह से। सो डिफरेंस इन y विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंस इन x, जिसको हम लोग बोलेंगे dy बाय dx। समझ रहे हो? तो इसका फुल फॉर्म है ये, डिफरेंस इन y इन डिफरेंस इन x, यानी y में चेंज आ रहा है x के चेंज आने की वजह से। x में चेंज नहीं आएगा, y में भी कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? सो आई थिंक dy बाय dx का मतलब समझ गया होगा आपको।
अगर मैं बात करूं सिंबल की, तो डिफरेंशिएशन का सिंबल है ये डी बाय डी एक्स। ऑपरेटर जिस तरीके से हम लोग प्लस के लिए ये यूज करते हैं, माइनस के लिए ये यूज करते हैं, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग डी बाय डी एक्स यूज करते हैं, जिसका मतलब मैंने अभी तुमको बताया कि चेंज इन समथिंग विद चेंज इन एक्स, या डिफरेंस इन समथिंग विद डिफरेंस इन एक्स। ओके, अब सबसे पहला फॉर्मूला कांस्टेंट। तो फिर से आप लोग बताओ, मेरे को आप ही लोग बताओ, कमेंट में लिख के बताओ, कांस्टेंट का मीनिंग ही क्या होता है? ऑब्वियसली कांस्टेंट का मीनिंग होता है फिक्स होना। फिक्स होने का मतलब नो चेंज। अब किसी चीज में अगर चेंज ही नहीं आ रहा तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा। जब उसमें चेंज नहीं आ रहा तो उसका चेंज जीरो, रेट ऑफ चेंज कितना? जीरो। सो आपने 11th स्टैंडर्ड में ही देखा होगा कि डेरिवेटिव यानी डिफरेंस इन कांस्टेंट विद डिफरेंस इन एक्स कितना आएगा? जीरो आएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि वो फिक्स है, वो चेंज होने वाला नहीं है। ये एग्जांपल पे अगर मैं लौट के आ जाऊं अपने वाले, तो मैंने बोला भाई तुम कितना भी डाउट करो मुझसे, मैं सिर्फ तुमसे 50 रुपीज चार्ज करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। तुम कितना भी डाउट करो, मैं सिर्फ 50 रुपीज चार्ज करूंगा। तो ये मेरा फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है। अब तुम एक डाउट करोगे तो भी 50, दो डाउट करोगे तो भी 50। रेट ऑफ चेंज में कोई फर्क आने ही नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सिंपल। नाउ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ एक्स। अच्छा, यहां पे ये भी ध्यान देना कि के तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है जिसके ऊपर आपका फंक्शन डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्स एक वेरिएबल है जिसके ऊपर आपका फंक्शन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो यहां पे मैंने क्या बोला कि y इज इक्वल टू, मान लो 50x है, y इज इक्वल टू 50x है, कि x इज नंबर ऑफ डाउट, y मेरी अर्निंग। मैंने बोला पर डाउट 50 रुपए चार्ज करूंगा और कुछ नहीं। तो वही बात हो गई कि अगर आपने एक भी डाउट नहीं किया तो आप मेरे को 1 रुपए भी नहीं दोगे। हाँ, अगर आपने मुझसे एक डाउट पूछ लिया तो मेरा 50 रुपीज बन गया। आपने मुझसे 2 डाउट पूछा, आप मुझे 100 रुपए दोगे, ठीक है। तो x में चेंज आया, राइट, तो y में भी चेंज आया। अच्छा, y में कितना चेंज आया ये भी देख लो, 0 to 50 एंड 50 to 100। तो रेट ऑफ चेंज कितना हुआ? 50 हुआ। मतलब 50x का डेरिवेटिव क्या आया? 50। उसी तरीके से kx का डेरिवेटिव क्या आएगा? k आएगा। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला रटाया जाता है ज्यादातर जगह पे। मैं तुमको ये फॉर्मूले के मेन रिवीजन बता रहा हूं, मैं ये फॉर्मूले का मेन रीजन बता रहा हूं कि ये कहां से फॉर्मूला बना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको लिमिट्स आए हर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। नॉर्मल लॉजिक लगाओगे तो भी आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन है क्या, ठीक है। सो आई होप ये 2 फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे। अब बाकी के जो फॉर्मूले हैं उसके लिए मेरे को ये एग्जांपल की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा, इफ यू रिमेंबर, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n। अच्छा, x रेज टू n क्या है? इट इज ए अलजेब्रिक फंक्शन। x कैन बी अ वेरिएबल और n जो है वो आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। सो यहां पे x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस 1, ठीक है। इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब एग्जांपल के तौर पे 1-2 एग्जांपल ले लो। मैंने आपसे पूछा डेरिवेटिव ऑफ 5, तो 5 क्या है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 आएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ 5 0। बट अगर मैंने आपसे पूछा डेरिवेटिव ऑफ 5x, तो 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा, ठीक है। अगर मैंने आपसे पूछा डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5, तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, x रेज टू 5। सो क्या होगा? देखो n की जगह पे 5 है,
इसका डेरिवेटिव क्या है, nx रेज टू n माइनस वन। तो n की जगह पे हम लोग 5 लिख देंगे, x की जगह पे x आएगा एंड n माइनस वन यानी 5 माइनस वन विच इज इक्वल टू 5x रेज टू 4। एज सिंपल एज दैट। बात समझ रहे हो? कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये सब 11th में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बस मेरा काम है आपको एक बार रिवाइज करा देना, ठीक है? क्योंकि 9 चैप्टर था, एंड का टाइम था, बहुत से कॉलेजेस में हो सकता है ये चैप्टर ही ओमिट कर दिया गया हो, ठीक है? तो उनके लिए भी एक बेनिफिट हो जाएगा, आप चीजों को समझ जाओ, ठीक है? ये सब बेसिक फॉर्मूला अगर आपको आ गया, आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है? सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, थोड़े बहुत एग्जांपल्स हम लोग और करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 0। देन दूसरा हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विद वेरिएबल जिसका वैल्यू है k, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विच इज nx रेज टू n माइनस वन, ठीक है? अब एक चीज और, x रेज टू n, ये एक फॉर्मूले से हम लोग दो डेरिवेटिव और फाइंड कर सकते हैं, जिसको आप फॉर्मूला भी बोल सकते हो या तो एग्जाम्पल के तौर पे भी ले सकते हो। सबसे पहला डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x। अब 1 अपॉन x का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे आप लोग ने 7th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा होगा इंडाइसेस, ठीक है? नहीं याद होगा तो भी यहां पे देख लो, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n, ये लॉ, या तो फिर a रेज टू m अपॉन a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n, देन 1 अपॉन a रेज टू m, राइट? अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, a रेज टू माइनस m। अगर मैं यहां पे 1 लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल a1 अपॉन a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू माइनस m होता है, तो इसी चीज को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, x रेज टू माइनस वन, ये सुन लो। और अब ये आ गया तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया, बस लगा दो ये फॉर्मूला। सो x रेज टू n का डेरिवेटिव माइनस वन, ये आगे आ जाएगा x माइनस वन, है ना? x रेज टू n का डेरिवेटिव n आगे आ गया और इसमें से n माइनस वन हो गया। सो माइनस वन आगे आया, माइनस वन। सो ये माइनस वन को वैसे ही रखो, x रेज टू माइनस वन माइनस टू। एक चीज का और ध्यान देना, ये मेरा सजेशन है, कभी भी आंसर को ऐसा मत छोड़ना, कैसा कि पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपका पावर पॉजिटिव रहे तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो अब इस पावर को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, सेम प्रॉपर्टी, ऊपर भेज के हमने पावर को नेगेटिव किया तो फिर से नीचे लाके हम उसको पॉजिटिव कर देंगे। सो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो इसको भी एज अ फॉर्मूला आप ले सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है? अच्छा, इंडाइसेस में एक रूल नहीं बताया गया था, या तो फिर आपको शायद याद नहीं हो, दैट इज a रेज टू m रेज टू n। ये क्या होता है, a रेज टू mn। a रेज टू m अपॉन n क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a रेज टू m अपॉन n। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे a रेज टू m माइनस a रेज टू n, नहीं, गलत है। a रेज टू m अपॉन n, इसकी वैल्यू होती है nth रूट ऑफ a रेज टू m, यानी जो डिनोमिनेटर में होगा वो रूट के ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में होगा वो पावर में चला जाएगा, ठीक है? ये क्यों, यहां पे देखो। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, वो है रूट एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आपको निकालना है। सो आपको पता ही होगा कि यहां पे कुछ नहीं मतलब 2 होता है और यहां पे कुछ नहीं मतलब
1 होता है। अब सेम प्रॉपर्टी लगा दो, nth रूट ऑफ a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू m अपॉन m। तो बस ये हो जाएगा x, इसकी पावर ऊपर चली जाएगी और रूट वाला नीचे आ जाएगा, राइट। मतलब रूट x को हम लोग x रेज टू हाफ लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब x रेज टू हाफ का डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो अगेन यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, x रेज टू n वाला। सो अगेन पावर आगे आएगी, दैट इज 1/2, और x रेज टू 1/2 में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हाफ में से एक गया, आधे में से एक गया, तो -8 बचा। हाफ x रेज टू हाफ -1, एलसीएम निकालना पड़ेगा, राइट। सो 2 1 2, 2 -1/2, दैट इज इक्वल टू -1/2। अगेन मैंने अभी आपसे बोला कि पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। सो अगेन इसको हम लोग कहां भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो यह आ जाएगा 1/2 x रेज टू हाफ, और फिर x रेज टू हाफ को रूट x भी लिख सकते हैं। सो बेस्ट 1/2 रूट x। सो यहां पे ये भी बात आपको याद रखनी है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x होता है। तो आपका एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 5 अलजेब्रिक मेन फंक्शन है जो आपको ज्यादातर डेरिवेटिव में दिखेंगे, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शंस के ये 5 फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसको आप लोग खुद से ट्राई करो या 2-3 एग्जांपल आप खुद से कोई भी पावर लेके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, आप उसको खुद से ट्राई करो एंड देन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग उसका आंसर बताएंगे, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। पहला आपको निकालना है x रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव, दूसरा आपको निकालना है 5th रूट ऑफ x रेज टू 9 का डेरिवेटिव, और तीसरा आपको निकालना है 9x का डेरिवेटिव, ठीक है। ये 3 आपके लिए काम है, और आप इससे नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर हमको बताओ कि आपका आंसर करेक्ट आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 5 अलजेब्रिक फॉर्मूले के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या, जो हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा है, उसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज थी, इफ यू रिमेंबर। हमको वो सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं उसका यूज है। तो आप लोग को अगर वो नहीं याद तो आप लोग एक बार जाके एक बार उसको याद कर लो, चेक कर लो, ठीक है। क्योंकि डेरिवेटिव तो चलो ठीक है, अलग चीज है, सिंपल है, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी कभी क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए या क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमको वो आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ती है जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ऐसे भी नॉर्मली डेरिवेटिव हो जाता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप वो आइडेंटिटीज अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपका इतना बड़ा सॉल्यूशन जो है वो इतना सा हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज बेटर कि आप उसको याद कर लो, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर ये समझ में नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नॉर्मली डेरिवेटिव भी आप कर सकते हो। सो डेरिवेटिव ऑफ सबसे पहला फंक्शन sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में सबसे पहला sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू sin x, बस नेगेटिव रहेगा। देन थर्ड डेरिवेटिव ऑफ tan x इज इक्वल टू sec square x, डेरिवेटिव ऑफ cot x is equal to cosec square x, derivative of sec x is equal to sec x dot tan x, and derivative of cosec x is equal to cosec x into cot x, यहां माइनस यहां माइनस।
अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें से 3 फंक्शन ऐसे हैं जिनका नाम C से स्टार्ट होता है, कॉस, कॉट एंड कोसेक। आप लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि ये CO का मतलब वो एक कन्वर्स होता है, जैसे कि कॉस का फुल फॉर्म होता है कन्वर्स ऑफ साइन, कोसाइन। कॉट का फुल फॉर्म होता है कन्वर्स ऑफ टेंजेंट या कोटैन, कॉट। इसका मतलब होता है कन्वर्स ऑफ सीकेंट या कोसेक। ठीक है, इनका आप अगर डिफरेंशिएशन देखोगे तो नेगेटिव आता है, बात समझ रहे हो? बाकी सबका पॉजिटिव है, लेकिन जितने भी C से स्टार्ट होने वाले फंक्शन है उनका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। इसके पीछे रीजन एक बहुत ही सिंपल सा है, जिसको डीपली हम लोग एप्लीकेशन, जो आपका सेकंड चैप्टर है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको छोटे सा बस एग्जांपल दे दे रहा हूं कि जितने भी ये C वाले फंक्शन है वो एक्चुअली डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी आप x की वैल्यू बढ़ाओ तो आपकी y की वैल्यू ड्रॉप होती है। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें x की वैल्यू बढ़ाने से y बढ़ रहा था, लेकिन ये फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू डाउन होती है। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ और सिर्फ वही इंडिकेट कर रही है कि आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, उसको हम लोग बहुत ज्यादा डीपली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी इतना याद रखो कि C से स्टार्ट होने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारा नेक्स्ट, उसमें भी 6 फॉर्मूले, लेकिन एक स्पेशलिटी है इन फॉर्मूलों की, आपको याद सिर्फ 3 ही करना है। क्यों? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दूसरा डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही होता है। लेकिन अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि जितने भी C से स्टार्ट होने वाले फंक्शन है उनका डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। सो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बस इतना सा डिफरेंस है। उसी तरीके से नेक्स्ट है आपका सेक, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ, या tan ले लो पहले, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan का उल्टा होता है cot, cot इनवर्स ऑफ x विल बी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस माइनस की साइन आएगी। देन डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगेन ये दोनों फॉर्मूले भी सेम, बस साइन का डिफरेंस आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, साइन, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अच्छा ये आपका मैथ्स 1 में 3rd चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी 3rd एक्सरसाइज में इनवर्स वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो वो जो 3rd एक्सरसाइज है उसको भी आपको अच्छे से समझना होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। मैं एक बात आपसे यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है, वो जब आप पढ़ना तब पढ़ना। एक बात मैं यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं कि साइन इनवर्स ऑफ x और साइन x रेज टू -1, इन दोनों में बहुत फर्क है। अब आप लोग ने सुना होगा कि साइन स्क्वायर x को हम लोग साइन x दी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस, लेकिन साइन रेज टू -1 x और साइन x रेज टू -1 ये दोनों सेम चीज नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है, तो जरा सा भी आप कंफ्यूज नहीं होना। साइन x रेज टू -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन x, और इसका मतलब होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। लेकिन इसको आप गलती से भी कोसेक मत लिख देना, वरना वो गलत हो जाएगा।
ठीक है, आप यही देख लो कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। अगर आप इसको गलती से भी कोसेक एक्स लिख दोगे तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। तो ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं होते, आप अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। और ये कंफ्यूजन होता है स्पेशली बोर्ड्स में, आप क्या हो जाते हो, नर्वस हो जाते हो पेपर लिखते टाइम पे। एक तो डर भी होता है और ऊपर से स्पीड की भी परेशानी रहती है, तो ज्यादातर लोग ये गलती कर डालते हैं अनजाने में। सो आप वो चीज से बच के रहना। नाउ नेक्स्ट is your logarithmic formula. तो लॉगरिथमिक में सिर्फ दो ही फॉर्मूले, एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, इसका डेरिवेटिव होता है a रेस टू 1 अपॉन x इंटू लॉग a। ठीक है, लॉग x टू द बेस a का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू लॉग a। क्लियर। दूसरा फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग x, अब यहां पे बेस में कुछ भी नहीं लिखा मैंने, तो डिफरेंशिएशन में आपको ये याद रखना है कि अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके बेस में क्या है, e है। ठीक है, नेचुरल लॉग आप बोलते हो इसको, अगर आपको याद हो। तो अगर बेस में कुछ नहीं, इसका मतलब उसके बेस में e है। तो अगर मान लो मैंने e ले लिया और यही सेम फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू लॉग e। अब आप लोग ने अगर लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा है तो आपको पता होगा लॉग e की वैल्यू क्या होती है, 1। यस और नो? तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन x। सो बेसिकली अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि log x का डेरिवेटिव निकालो, तो इसके बेस में कुछ नहीं, मतलब e है, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन x। ठीक है, ये ज्यादातर यूज में होता है, ये इतना यूज में नहीं आता, बट स्टिल मेन फॉर्मूला यही है। ओके, और इसके लिए आपको लॉगरिथमिक रूल्स भी आने चाहिए। ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। कुछ ही रूल्स पढ़ेंगे, ज्यादातर रूल्स आपके फंक्शन चैप्टर में थे, लेकिन यहाँ पे जो हमको ज्यादातर यूज में आने वाले हम लोग वो रूल्स पढ़ लेंगे, क्योंकि एंटायर चैप्टर में जहां कहीं पे भी लॉग फंक्शन आएगा आपको लॉग के रूल्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हो गए आपके लोगैरिथम के। लास्ट आपका बचा एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल में भी एक ही मेन फॉर्मूला है, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x। डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x होता है a रेस टू x इंटू लॉग a। अब यहां पे a कैन बी एनी नंबर, कंफ्यूज नहीं होना, a कोई भी नंबर हो सकता है, 5 रेस टू x, 7 रेस टू x, 9 रेस टू x, कोई भी नंबर हो सकता है। e जो है e वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, सेम यहां पे भी a कैन बी एनी नंबर। ठीक है, दूसरा e रेस टू x, तो अगर यही सेम फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया अगर, तो ये हो जाएगा e रेस टू x इंटू लॉग e। और अभी मैंने आपको इधर बताया कि log e की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उसको लिखो या नहीं लिखो, बात बराबर है। सो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x एंड a रेस टू x का डेरिवेटिव a रेस टू x log a। 5 अलजेब्रिक फॉर्मूले, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, 2 लोगैरिथमिक, 2 एक्सपोनेंशियल। अगर ये इतने फॉर्मूले आपने पढ़ लिया तो आपका 50% से भी ज्यादा डेरिवेटिव आपने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, मेन डिफरेंशिएशन यही सब है, यही सब के आपको फंक्शंस दिए जाएंगे, यही सब फंक्शन आपको यूज करना है और यही फॉर्मूले से आपको डेरिवेटिव निकालना है, और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो डिफरेंशिएबिलिटी आएगा, तो उसमें हम लोग 12 के वही जो मैंने आपको बताया, कंपोजिट रूल, इनवर्स रूल, वो सब आपको करना है यूजिंग दीज फॉर्मूलाज ओनली।
इसके अलावा और कुछ स्पेशल नहीं करना है आपको, यही डेरिवेटिव करना है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जितनी जल्दी हो सके इन सारे फॉर्मूलेस को याद कर लो। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ओके, और जो जो मैं आपको काम दूं वो आप काम करो, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करो। ठीक है, क्लियर करो उसको। श्योर? चलो, ना ये सब तो सारे फॉर्मूले थे। अब हम लोग रूल्स पे फोकस करेंगे कि कौन कौन सा रूल्स है डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है रूल में, सबसे पहला रूल है सम प्रॉपर्टी। सम प्रॉपर्टी ऐसी है कि अगर मान लो आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ऐसे दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं और दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? x के ऊपर। अब एक बात आपको यह ध्यान देनी है कि अगर फंक्शन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आप डिफरेंशिएट भी करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और अगर फंक्शन किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता तो आप उसके ऊपर डिफरेंशिएट करते। जैसे कि अगर मैं यहां पे x की जगह पे t ले लूं तो आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो ये लाइन लिखना पड़ता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये लाइन लिख देना, क्यों रिस्क लेना, राइट। d बाय dt आएगा, इससे पहले मैंने x लिखा था, क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे थे, लेकिन यहां पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो ये आएगा d बाय dt। किस पे लगेगा? y पे। लेकिन सिर्फ एक साइड लगेगा क्या? दोनों साइड लगेगा ना। सो यहां पे भी हमने डेरिवेटिव लगाया तो यहां पे भी हमको डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। किसके ऊपर? f ऑफ t प्लस g ऑफ t के ऊपर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो सबको पता है कि बाहर का नंबर ब्रैकेट के अंदर जाता है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यस और नो? वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहां पे भी लगेगी कि बाहर का डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ टी। ठीक है, और बस अब इसको डेरिवेट कर दो तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाय dt। f ऑफ t का डेरिवेटिव आ जाएगा f डैश ऑफ t प्लस g ऑफ t का डेरिवेटिव आ जाएगा g डैश ऑफ t। अब यहां पे एक नई चीज हमको मालूम पड़ी, क्या? कि अगर इस टाइप का फंक्शन दिया हुआ है तो डेरिवेटिव को हम लोग डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ t इज f डैश ऑफ t। ये डैश का मतलब क्या है कि ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, तो डेरिवेटिव को डिनोट करने के दोनों तरीके हैं, या तो dy बाई dx या तो फिर डैश। ओके, अगर y दिया हुआ है तो dy बाई dx, और अगर f ऑफ x दिया हुआ है तो f डैश ऑफ x। सो डैश का भी मतलब डिफरेंशिएशन ही होता है। बात समझे? ये प्रॉपर्टी इज अ सम प्रॉपर्टी कि डेरिवेटिव दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेम अगर बीच में माइनस होता तो भी चलता। ठीक है, जैसे कि अगर इधर माइनस होता तो भी सेम रूल, डेरिवेटिव दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता एंड दोनों का हम लोग डेरिवेटिव निकालते। क्लियर? बहुत ही सिंपल रूल। इसका एग्जांपल ये ले लो कि इफ y इज इक्वल टू, मैंने बोला 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है? आपको डिफरेंशिएट करना है। सो हम लोग यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स टू द होल ब्रैकेट 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5।
अब ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज यूजुअल। सो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5, और ये हो जाएगा dy बाय dx विच इज इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव 3 अभी पढ़ा ना फॉर्मूले में, प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा 2 आगे और फिर 2 में -1, सो ये हो जाएगा 2x रेज टू 1, और पावर में 1 नहीं भी लिखते तो भी चलता है। देन माइनस 5 का डेरिवेटिव, 5 इज अ कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 दैट इज dy बाय dx। सिंपल, डेरिवेटिव सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड देन फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। बताओ इसका फटाफट डेरिवेटिव बताओ, इसका निकालो, आप लोग खुद ट्राई करो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, क्योंकि फंक्शन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। आई होप आंसर आ गया होगा। y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अच्छा, घाई घाई में ये भी गलती हो जाती है, लोग इस माइनस को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, या तो जल्दी जल्दी में या तो फिर अनजाने में। आप लोग को ये माइनस प्लस का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा गलती होती है तो इसी में होती है, और इस एक गलती की वजह से आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। देन ये माइनस एज इट इज कॉस इनवर्स ऑफ x का -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज और ये याद रखना कि जब कभी भी माइनस डालना तो उसको ब्रैकेट में जरूर कर देना, ताकि वो थोड़ा सिस्टमेटिकल लगे और आपको भी समझ में आए। सो इसका आंसर आ जाएगा cos x माइनस साइन x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इफ यू वांट इसको और सिंप्लीफाई, अगर होता है तो करो, नहीं होता है तो ये आंसर आप छोड़ सकते हो, यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। प्लस मैं आपको एक सजेशन दूंगा, इसको आप नोट बना के लिख लो कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले या डिफरेंशिएट करने से पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया करो यूजिंग रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दोगे देन डेरिवेटिव फौरन आ जाएगा। हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत लेंथी दे दिए गए हो आपको, और फिर आप उसको डिफरेंशिएट करने बैठो तो उसी में पूरा 1 पेज 2 पेज 10 मिनट 15 मिनट निकल जाए। सो इट्स बेटर कि उस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया करो। अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो, जबरदस्ती नहीं करना है, अगर होता है सिंप्लीफाई करो एंड देन उसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, ठीक है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट, सेकेंड रूल इज योर u इंटू वी रूल। इसी नाम से फेमस है, इसको प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन ज्यादातर यूवी कहते हैं इसको, यूवी रूल। इसमें क्या होता है कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी, या तो इसको ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। दो अलग अलग फंक्शन होते हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन याद रखना। तो इसको हम लोग u ले लेते हैं, इसको हम लोग v ले लेते हैं, और u इंटू वी का डेरिवेटिव, यहां पे भी बहुत से लोग गड़बड़ करते हैं। यहां पे वो लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज du बाई डी एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स। ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। जब आपका फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होगा तो आपका डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट कब होगा, जब प्लस या माइनस हो तो, ठीक है। u इंटू वी के लिए आपके पास दूसरा रूल है, और बहुत ही सिंपल सा रूल है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो टेक्स्ट बुक में लास्ट से डेरिवेटिव लगाना शुरू किया है, ठीक है। जैसे सबसे लास्ट में कौन है, v है, तो पहले डेरिवेटिव वो होगा, ठीक है। हम डेरिवेटिव करेंगे किसका, v का। सो u क्या करेगा, u ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग डेरिवेटिव लगाएंगे किस पर, u पर, नेक्स्ट स्टेप में। तब v क्या करेगा,
तब v एज इट इज आ जाएगा और बीच में आ जाएगा प्लस। ठीक है, सो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अच्छा, दो फंक्शन है तो ऐसा, अगर मान लो तीन फंक्शन दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, मान लो तीन फंक्शन दिया हुआ है तो भी सेम रूल अप्लाई होगा। सबसे लास्ट में कौन है? w, तो पहले डेरिवेटिव किस पे लगेगा? w पे, तो u और v क्या करेंगे? एज इट इज रहेंगे, u इंटू वी प्लस w के बाद कौन है? v है, तो अगला डेरिवेटिव क्या लगेगा? v पे, और u एंड w एज इट इज, फिर उसके बाद u और v और w एज इट इज रहेंगे। ठीक है, सो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, या तो फिर u इंटू वी के नाम से ये ज्यादा फेमस है। ओके, इसका भी एक एग्जांपल ले लो, साइन एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स। ठीक है, साइन एक्स इंटू 5 रेज टू एक्स, तो ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v। नाउ डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स, u इंटू वी के हिसाब से पहले क्या आएगा? u आएगा, यानी 5 रेज टू एक्स आएगा, और डेरिवेटिव लगेगा किस पे? साइन एक्स पे, प्लस v एज इट इज आएगा, दैट इज साइन एक्स, और डेरिवेटिव लगेगा किस पे? u पे, दैट इज 5 रेज टू एक्स। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो देखो अगेन यहां पे एक गलती होती है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स में मैंने देखी है अपने एक्सपीरियंस में, कि 5 रेज टू एक्स पे कुछ लगा है क्या, उस पे कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन लोग जबरदस्ती इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, हालांकि उस पे डेरिवेटिव लगा है क्या? नहीं लगा, ऑब्वियसली। सो वो एज इट इज आएगा, क्योंकि उस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो ही नहीं रहा। डेरिवेटिव हो रहा है किसके ऊपर? साइन एक्स के ऊपर, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, देन प्लस ये साइन एक्स, तो इस साइन एक्स पे भी कोई डेरिवेटिव लगा है क्या? नहीं लगा, तो ये एज इट इज आएगा, और 5 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव a रेज टू एक्स है ना, वो फॉर्मूला याद है, a रेज टू एक्स का डेरिवेटिव a रेज टू एक्स log a, तो ये वाला फॉर्मूला इधर लग जाएगा क्योंकि 5 नीचे है, x ऊपर है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5। क्लियर है? अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करो, नहीं चाहना है, नहीं सिंप्लीफाई करना है तो यहां पे भी आंसर छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई में भी क्या होगा? 5 रेज टू एक्स कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू लॉग 5, बस इतना सा आएगा। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी, राइट? हमने आज तक अभी क्या पढ़ा? सम रूल, उसका एक एग्जांपल, फिर u इंटू वी, इसका एक एग्जांपल। तो आप लोग खुद से 2-3 एग्जांपल ऐसा ट्राई करो, और जिस हिसाब से आप चलते रहोगे थोड़ा थोड़ा मतलब एक बार ही आपको जंप नहीं करना है, धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलेगा, लेकिन बेस क्लियर करके आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि आगे चल के आपको यही चीजें नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे u अपॉन v, और वो लास्ट टॉपिक होगा किसका? 11th का। ठीक है, देन उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद वी कैन स्टार्ट विद 12th डिफरेंशिएशन। ओके, सो पढ़ाई करते रहो और जुड़े रहो। इस वीडियो को, क्लास को शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके लाइक करो। ठीक है।